हेलो गाइस, यानी हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप? और फिर से चलते हैं अपना लेकर के नेक्स्ट अपना वन शॉट वीडियो जिसमें कि केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो है चैप्टर 3 है आपका क्लास 10th केमिस्ट्री का। उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन शॉट में। इसके द्वारा सर जी, सूरज सर के द्वारा। चलो तो देखते हैं क्या है कैसे है। बाकी मैं आपको फिर से एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि यार अगर तुम ये सारे देख लिए ना, इसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाओ और अपने आप को देखो कि यार तुम जो है तुम्हारे से एक क्वेश्चन छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने भी एग्जाम दिया है, उसके बाद मैंने बहुत साल पढ़ाया भी है, बहुत से बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है कोचिंग में। और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यार ये नोट्स जो है ना, दी बेस्ट नोट्स है, दी बेस्ट। ठीक है। इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ना ये चैप्टर, जो एकदम भी नहीं पढ़े हैं, अगर वो इसको सिर्फ रट के भी चले जाते हैं, जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ उसको सिर्फ रट के भी चले जाते हैं ना, तो उनका जो है ना पूरा इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन बना के आएंगे, अगर आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें फिर। चलो स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। तो हमारा जो है कौन सा चैप्टर है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमारा चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर 3 है ये आपका। सो मेटल्स किसको कहते हैं सर? सबसे पहले तो यही। तो मेटल्स क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है। मेटल्स में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेटल क्या है, उसका डेफिनेशन। सो मेटल्स के बारे में देखेंगे तो मेटल्स आर द एलिमेंट। मेटल एक एलिमेंट है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। ठीक है। इसको हम लोग मेटल कहते हैं, जो मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। एग्जाम्पल देखें तो आयरन है, अल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर, ये सारे मेटल्स है। गोल्ड है, प्लेटिनम है, लीड है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स हैं। सो मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ये सबको पता है। सर सोडियम हमेशा +1 में रहता है सर, मैग्नीशियम हमेशा Mg2+ में रहता है, यानी सर मेटल जो है वो हमेशा पॉजिटिव आयन जो है वो शो करता है। कब? जब वो, अच्छा एक बात बताओ, कब एक एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आता है या फिर +2 चार्ज आता है? मतलब कब प्लस चार्ज आता है? जब वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो किसी को दे देता है तो उसके ऊपर एक प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये हमेशा अपने ऊपर प्लस चार्ज जो है यानी पॉजिटिव आयन जो है वो फॉर्म करता है। इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। किसको? मेटल्स को। ठीक है। चलो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं मेटल्स का। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका हार्डनेस, मेटल हार्ड होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल जिसको अभी हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े के आए हैं, अल्कली मेटल में सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम, ये सारे अल्कली मेटल हैं। आर वेरी सॉफ्ट मेटल। इनको छोड़ करके बाकी जितने भी मेटल है वो सारे हार्ड होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम मेटल जो है, लिथियम जो है, ये चाकू से भी कट जाएगा, नाइफ से भी जो है वो हम उसको इजिली काट सकते हैं। बाकी उसके बाद जो भी मेटल बच गए वो सारे जो है स्ट्रॉन्ग मेटल यानी हार्ड मेटल होते हैं। स्ट्रेंथ क्या है मेटल का? तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वेरी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ जो है उनका होता है। बिकॉज ऑफ दिस, क्यों? क्योंकि बहुत बड़े स्ट्रक्चर होता है मेटल का, यूजिंग मेड यूजिंग मेटल्स। बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं मेटल का। कॉपर का हो गया, आयरन का हो गया, बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन सोडियम को और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है, इनका स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। देन उसके बाद है आपका स्टेट, क्या कौन से स्टेट में रहते हैं? लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में, कौन से में? सो मेटल जो है आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। लेकिन भाई एक को छोड़कर, कौन है? मरकरी, जिसको Hg बोलते हैं। तीसरा का चौथा देखिए, मतलब कि नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है वो है आपका साउंड। पता है यार, बर्तन गिरता है मेटल का होता है तो साउंड करता है, रिंग साउंड। मेटल जो है यूज कर, सोनोरस साउंड होता है, बहुत ज़्यादा साउंड इसका होता है। इसलिए हम लोग स्कूल में जो बेल होता है वो मेटल का ही होता है, सब चीज़ मेटल का ही होते हैं। ठीक है। सो मेटेलिक साउंड जो है वो होता है मेटल में। सो मेटल्स वायर आर यूज टू मेकिंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यार गिटार उटार तो तुम लोग देखे हो, इसलिए उसमें मेटल वायर होता है, क्योंकि साउंड निकालेगा मेटल वायर। देन कंडक्शन शो करता है। सो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सबको पता है।
एंड इलेक्ट्रिसिटी भी। दिस काउजेज इलेक्ट्रिसिटी वायर, इसलिए जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वायर और मेटल का जो है यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये सब चीज़ों का। देन उसके बाद मेलेबल मेटल क्या है, मेलेबिलिटी किसको कहते हैं सर, मेटल जो है वो मेलेबिलिटी जो है वो शो करता है। सो मेटल जो है वो मेलेबल होता है। इसका मतलब ये है कि मेटल कैन बी बीटन, मेटल को हम लोग मार मार के एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी आयरन इज यूज टू मेकिंग ए बिग शिप्स, इसलिए आयरन को हम लोग जो है वो बड़े बड़े आयरन का जो आप शिप्स जो है वो देखे होंगे। देन नेक्स्ट डक्टाइल किसको कहते हैं भाई, तो मेटल जो है वो डक्टाइल नेचर भी शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब ये होता है कि ड्रॉन इनटू थिन वायर, पतले पतले वायर में जो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए वायर इज मेड अप ऑफ मेटल, इसलिए वायर जो है वो मेटल से बने हुए रहते हैं। चलो मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं यार, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेटल आर जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ तो यार बस याद रखो तुम लोग, उससे बाहर तुमसे यार आएगा नहीं क्वेश्चन, बस इतना तुम ध्यान रखो। डेंसिटी किसको कहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो हाई डेंसिटी शो करते हैं। देन कलर क्या होता है मेटल का, तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो ग्रे कलर के होते हैं, बट जो गोल्ड है और कॉपर है उनको छोड़ करके, क्योंकि गोल्ड का कलर यार गोल्ड ही जैसा होता है, कॉपर का कलर ग्रे कलर का आपको होता है, पता ही कॉपर का कैसा कलर होता है। तो ये सारे चीज़ें आपकी हो गई। अब उसके बाद आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया मेटल का, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आपका है रिएक्शन विथ मेटल, सॉरी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन से जब मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। जैसे यहाँ पे पोटेशियम मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो पोटेशियम ऑक्साइड बना लिया यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट, जब मेटल जो है सोडियम के साथ जो है सोडियम विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, सोडियम मेटल हो गया, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करे तो क्या होगा, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, सिंपल सी बात है। देन नेक्स्ट सर, इसको याद रखिएगा क्या, लिथियम पोटेशियम और सोडियम, इसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अल्कली मेटल रिएक्ट्स विथ विगोरल्स विथ ऑक्सीजन, ये चीजें थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट है रिएक्शन जब हम लोग कॉपर मेटल का करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखें। और भी कोई चीज़ है नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड है जब रिएक्शन ऑफ मेटल और वाटर, यानी मेटल का रिएक्शन जब हम लोग वाटर के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे देखो ये मेटल है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और यहाँ पे वाटर निकल गया। जैसे कॉपर कैल्शियम मेटल है, वाटर के साथ किए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और वाटर बाहर निकल गया, ये चीज़ें हैं। अब रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम मेटल का वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम का जब वाटर के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बाहर निकलेगा, मैग्नीशियम को जब वाटर के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो सर जी तो आगे बढ़ते हैं। अब सर यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि सर यहाँ भी मैग्नीशियम और वाटर है लेकिन यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, सर यहाँ भी मैग्नीशियम और वाटर है लेकिन यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना अलग अलग, तो ऐसा क्यों, तो देख लेते हैं सर एक बार। सो मैग्नीशियम मेटल जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ स्लोली, ध्यान से देखिएगा, स्लोली जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को, लेकिन वहीं पर व्हेन स्टीम इज पासेज, लेकिन अगर हम एक स्टीम को पास कर दे मैग्नीशियम मेटल के पास से, मैग्नीशियम मेटल के पास से अगर हम एक स्टीम को पास कर दे तो वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म कर जाएगा। समझ गए, स्टीम का मतलब क्या हो गया कि इस बार जो मैग्नीशियम का जब हम रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ तो ये वाटर जो है वो हॉट वाटर है, कैसा है, हॉट वाटर, तभी तो यहाँ से स्टीम निकलेगा, भाप निकलेगा, तो ये आपका हॉट वाटर, यानी हॉट वाटर जब मैग्नीशियम से करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर बन जाता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्युमिनियम मेटल विथ वाटर, यानी अल्युमिनियम का वाटर के साथ करेंगे तो अल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। जिंक का जब वाटर के साथ करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर, आयरन का करेंगे वाटर के साथ तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। सिंपल सिंपल सा है, जो लिखा हुआ आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपके पास, मैं बस आपको रिएक्शन बताता चला जा रहा हूँ। चलो, बोथ कैल्शियम
एंड मैग्नीशियम। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। मेरे को आप जो चैप्टर का कमेंट करेंगे बस वो चैप्टर मुझे बना करके अपलोड करना है और आपको तक पहुँचाना है, ताकि कम से कम टाइम में आपका बढ़िया से बढ़िया रिवीजन हो जाए, बढ़िया से बढ़िया मटेरियल आपको मिल जाए कम से कम समय में, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाने का टाइम मिल जाए। ठीक है, तो अगर और कोई चैप्टर आपको चाहिए वन शॉट में, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, संस्कृत का, तो आप जो है प्लीज़ कमेंट करें कि सर हमें इसका चैप्टर का जो है, इस चैप्टर का हमें वन शॉट वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आपको तुरंत से तुरंत जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो, और उसके साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों में जरूर शेयर करें। ठीक है, चलो। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर। याद रखेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर से हैवी होते हैं, बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। लेकिन तब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर में क्या करते हैं, तैरते हैं, यानी ऊपर की ओर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। ऐसा क्यों, देखते हैं। सो बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। यार वाटर स्टीम वाटर है और वहाँ पे गैस निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होगा तो मैग्नीशियम और कैल्शियम वाटर को जैसे आप, कैल्शियम और मैग्नीशियम को जैसे ही मेटल को आप डालिएगा उसमें, तो वो दोनों आप वाटर के सरफेस पे क्या करेंगे, तैरेंगे स्टीम के कारण। ठीक है, व्हेन दीज मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है, तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, उसके कारण मेटल जो है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा। इट फॉर्म्स ए बबल विच स्टिक ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस को स्टिक यानी कि टकराएंगे, जिसके कारण मेटल जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा। ये रीजन अगर आप पूछेगा तो आप ये रीजन दे सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलो ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट ये यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, उसके सीरीज में यहाँ पे लगा हुआ है। पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद उससे कम सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये एल है, फिर जिंक है, आयरन है, इसी तरह से लेड है, इसी तरह से आगे की ओर ये बढ़ता चला गया है। ठीक है, तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज का जो है आपको यहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे इस तरफ जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है इधर से, और इधर की ओर जो है, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इस तरफ जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिव मेटल जो है इस तरफ डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट हद है, रिएक्शन करेंगे मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ। मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे नीचे एग्जांपल लिख लेते हैं, बहुत सारे हैं। सोडियम मेटल को जब हम HCl के साथ करेंगे तो NaCl बनेगा और वाटर बन जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। मैग्नीशियम मेटल को HCl के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। उसी तरह से जिंक मेटल को जब हम H2SO4 के साथ करेंगे तो ZnSO4 बनेगा और वाटर जो है यहाँ पे निकल जाएगा बाहर। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, हाइड्रोजन जो है गैस इज नॉट इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे इवॉल्व नहीं हो रहा है, कहाँ पर, इस जगह पे, यानी इस जगह से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड, सॉरी ये नाइट्रिक जिंक में नहीं, जिंक में तो हाइड्रोजन गैस ये देखो सामने बाहर दिख ही रहा है, मैंने गलत बता दिया। यहाँ पे जब हम नाइट्रिक एसिड में यानी HNO3 में जब हमने रिएक्शन करता हूँ मेटल के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बाहर निकलता है। ऐसा क्यों, तो देखते हैं। सो नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे, तो पहला चैप्टर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ाया गया, इसका वन शॉट वीडियो लेक्चर जो है आप देख लेंगे, चाहे इसका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है पहला चैप्टर का, आप वहाँ से जाके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक बना हुआ वीडियो वो जाके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, लिबरेटेड इनटू वाटर, वाटर में जाते ही हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, और खुद जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कौन, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है टू सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, Na2O3 को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO को हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे प्लीज। कॉपर गोल्ड सिल्वर आर नोन एज नोबल गैस, याद रखेंगे कॉपर गोल्ड सिल्वर को हम लोग नोबल गैस कहते हैं। ये जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ, इसलिए ये देखेंगे
तो आपको लास्ट में मिलेंगे। ये क्या मिलेंगे, ये आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। क्यों क्यों नहीं ज़्यादा रिएक्टिव होते? अगर आपके एग्जाम में आ गया तो क्या कहेंगे, सर क्योंकि ये नोबल गैस है, नोबल गैस ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ। भाई नोबल का मतलब क्या होता है, काफ़ी शांत पूर्वक व्यक्ति, नोबल व्यक्ति तो काफ़ी शांत पूर्वक व्यक्ति, तो शांत है तो भाई वो लड़ाई झगड़ा किसी के साथ क्यों करेगा, क्यों करना चाहेगा शांत पूर्वक व्यक्ति। चलो देन मेटल ऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो मेटल ऑक्साइड में आपका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मेटल ऑक्साइड का। सो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब यार बेसिक नेचर ही है तो रेड लिटमस को ये ब्लू ही में तो कन्वर्ट करेगा, सिंपल सी बात है। चलो रिएक्शन ऑफ मेटल्स ऑक्साइड विथ वाटर, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ करता हूँ तो क्या होगा। सो मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड जो है वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। अल्कली मेटल ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन अल्कली मेटल जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सो अल्कली मेटल ऑक्साइड गिव्स स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कली मेटल ऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हमें देता है, कब, जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तब वो हमें अल्कली मेटल जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हम बढ़ेंगे। रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर, यानी सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिंपल सा है यार, ये सब सारे चीजें रिएक्शन जो है वो आप लोग को आते भी होंगे, काफी इजी है। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड को रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी ये इतने सारे ये जो रिएक्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट उतना भी खास जो है मतलब कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड अल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड ऑक्साइड के बीच में अब रिएक्शन चलेगी। चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं इसका, इसमें कुछ हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। वाह भाई वाह। चलो देखो, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है और सॉरी जिंक ऑक्साइड और अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो इनसोल्यूबल है वाटर में, यानी वाटर में ये डिजोल्व हो ही नहीं सकते हैं। अब देखिए अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोथेरिक इन नेचर। अब सर एम्फोथेरिक इन नेचर है तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। सो एन एम्फोथेरिक सब्सटेंस, अब देखो एम्फोथेरिक इन नेचर तो यहां बोल दिया था, तो यार एम्फोथेरिक नेचर होता क्या है, एम्फोथेरिक नेचर होता क्या है वो तो बताओ सर। तो एम्फोथेरिक नेचर यहां से स्टार्ट होगा कि एन एम्फोथेरिक सब्सटेंस शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एम्फोथेरिक सब्सटेंस वही हो सकता है जब वो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर को एक साथ शो करे, ठीक है। यानी इट्स रिएक्ट विथ बेस लाइक एसिड एंड रिएक्ट्स विथ एसिड लाइक ए बेस, यानी अब अगर ये रिएक्ट करे बेस से तो वो लाइक एसिड, एसिड की तरह, ये बेस से वो रिएक्ट करे एसिड की तरह और एसिड से रिएक्ट करे वो बेस की तरह, ये कहना चाहता है। उसको हम लोग एम्फोथेरिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। चलो when zinc oxide reacts with sodium hydroxide it behaves like an acid। यहाँ पे ये जो है बिहेव्स करेंगे लाइक ए एसिड की तरह। जैसे इन दिस रिएक्शन सोडियम जिंकेट एंड वाटर जो है वो फॉर्म होता है, इसको सोडियम जिंकेट है और वाटर यहाँ पे फॉर्म होता है जब जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है जिंक ऑक्साइड जो है वो लाइक ए बेस, यहाँ पे जो है वो बेस की तरह काम कर रहा है और वहीं पे और ये जो NaOH है रिएक्ट्स विथ एसिड, एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड गिव्स जिंक क्लोराइड एंड वाटर ऑन रिएक्शन। यानी जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक क्लोराइड से जो है सॉरी जिंक ऑक्साइड जो है वो हमें जिंक क्लोराइड और वाटर जो है इस रिएक्शन से देता है। यानी जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो देखो यहाँ जिंक क्लोराइड दे दिया और वाटर हमें यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। सो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे लाइक ए बेस की तरह काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये HCl जो है वो क्या है, एसिड है। अब एसिड यहाँ पे ये है तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। सो एसिड बेस है तो ये एम्फोथेरिक रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन, एम्फोथेरिक रिएक्शन, AR रिएक्शन हो जाएगा,
चलो इन अ सिमिलर वे अल्युमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स लाइक ए बेस। अब यहाँ पे अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये बेस है, ठीक है। व्हेन रिएक्ट्स विथ एसिड, अब ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, एंड बिहेव लाइक एसिड, और वे एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। व्हेन रिएक्ट्स विथ ए बेस, जब वो, कब, ध्यान से सुनिएगा यार, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आपको समझाने में। देखिए फिर से समझाता हूँ। अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है बिहेव्स लाइक ए बेस व्हेन रिएक्ट्स विथ एसिड। अब समझिए, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो बिहेव करेगा बेस के साथ। मैं अब समझाने के लिए आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको Al2O3 कहते हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड, जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, यानी NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, ये एक बेस है, तो ये जो है लाइक ए बेस कैसा हो जाएगा, ये जो, सॉरी, लाइक ए एसिड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये एसिड की तरह जो है ये बिहेव करने लगेगा। यानी जब बेस के साथ जब हम अल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो ये एसिड की तरह अपना जो है वो नेचर शो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोथेरिक सब्सटेंस होता है। ये एसिड और बेस दोनों जो है वो नेचर शो कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे मैं बेस के साथ अल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कर रहा हूँ, तो जब बेस पहले से है तो दूसरा वाला क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। तो जब बेस के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ अल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो ये एसिड की तरह शो करेगा, और वहीं पे जब मैं Al2O3 का रिएक्शन HCl यानी एसिड के साथ करूंगा, तब ये इसका नेचर जो है कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, यानी बेस की तरह ये शो करने लगेगा। वही है, तो यहाँ पे Al2O3 बेस से रिएक्शन करेगा तो एसिड की तरह ये हो जाएगा, यानी ये इस समय एसिड है, ठीक है। तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इस समय ये क्या है, बेस है, और ये बेस है तो यहाँ पे अल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और इधर वाटर बन जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट, अब इधर देखते हैं अपना रिएक्टिविटी सीरीज। तब तक आप इसको पढ़िए, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, पढ़िए इसको। सो माय डियर फ्रेंड, रिएक्टिविटी सीरीज किसको कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज किसको कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या है, डेफिनेशन, द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। यानी ऑर्डर, इंटेंसिटी गले में कुछ फंस रहा है, द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी और रिएक्टिव ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स का जो ऑर्डर था जो मैंने अभी ऊपर जस्ट बताया है, ठीक है, रिएक्टिव करने का, कौन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, कौन मेटल सबसे कम रिएक्ट कर रहा है, इसका एक सीक्वेंस में सीरीज कर, एक सीक्वेंस में ऑर्डर वाइज जो है वो बना देंगे, तो उस सीरीज को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिव सीरीज जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। In a reactive series, copper, gold, silver are the bottom and hence least reactive. यहाँ पे जो कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आर द बॉटम, और ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, यानी काफी कम रिएक्टिव मेटल जो है ये होते हैं, ठीक है। दीज मेटल्स आर नोन एज नोबल गैस, और इनको हम लोग नोबल गैस, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। पोटेशियम टॉप पे है इसलिए ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ऑफ सम मेटल्स इज ए डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है डिसेंडिंग में दिया है। आप इस चीज को पढ़ लेंगे, लर्न भी कर लेंगे भाई साहब, इसको याद रखेंगे, इस चीज को, इस चीज को क्या करेंगे, याद रखेंगे भाई साहब लोग। क्यों याद रखेंगे सर इसको, और कैसे याद रखेंगे ये भी तो बता दीजिए। तो देखो यार, याद रखने में इसका कुछ है नहीं, आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि आप इसका ट्रिक याद रख सकते हैं कि कल नानी का मंगल जिंदगी, फिर संत प्रभु के हाथ कृपा मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। कैसे सर, देखिए
के से हो जाएगा कल, Na से सोडियम से Na ना से नानी हो जाएगा, Ca से कर दीजिए कल नानी का, Ca से का हो जाएगा, Mg से मंगल हो जाएगा, मंगल Mg और Al मिला के Mg मंग हो गया और Al अल हो गया, मंगल दोनों मिला के हो गया, ये दोनों मिला के मंगल हो गया, Zn से जिंदगी हो गया, Fe से फिर हो गया। तो इतना मिला के क्या हुआ, इतना मिला के हुआ कल, नानी का, मंगल, जिंदगी, फिर संत प्रभु के हाथ, फिर Fe से फिर हो गया संत। यहाँ पे संत जो है आप खुद से जोड़ लेंगे संत, ठीक है, संत, संत प्रभु, पीवी से प्रभु हो जाएगा और के हाथ, यानी यहाँ पे एक के भी जो है आप अलग से जोड़ लेंगे, के हाथ। यानी पूरा पढ़ के देखें तो के से हो गया कल, Na से नानी, Ca से हो गया का, Mg से और Al से मिलके मंगल हो गया, Zn से जिंदगी, Fe से फिर संत हो जाएगा, एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद पीवी से प्रभु, फिर उसके बाद के से के एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, प्रभु के, एच से हाथ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद Cu से कृपा हो जाएगा, जिसको कृपा हम लोग बोलते हैं, कृपा, कृपा कर लेंगे Cu से कृपा, और Hg यहाँ पे हम पूरा पढ़ लेंगे, मरकरी सिल्वर गोल्ड दे, यानी हाथ के बाद आप बोलेंगे क्या, कृपा, मरकरी सिल्वर गोल्ड, और उसके बाद दे जो है वो आप एक एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। इस तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज को आराम से याद कर सकते हैं। स्पीडली बोले तो आप बोल सकते हैं कल नानी का, मंगल, जिंदगी, फिर संत प्रभु के हाथ, कृपा, मरकरी गोल्ड, मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। इस तरह से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, ठीक है। ऊपर से मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, यानी ऊपर जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे मोस्ट रिएक्टिव है, किसी से भी रिएक्ट कर लेते हैं। और हाइड्रोजन के नीचे भी, हाइड्रोजन के नीचे जितना दिख रहे हैं वो सारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है। नीचे देखते हैं सर रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स क्या कहता है। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, यानी मेटल का रिएक्शन किसी अदर सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल के रिएक्शन से, ठीक है। तो क्या कहता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है, यानी एक मेटल का रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ, ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि जिसका पोजीशन डिस्प्लेस हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो कैसे होता है, सो इन दिस रिएक्शन जो जिसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। यानी अगर आपके पास कोई मेटल ए है, दूसरा आपका कोई सॉल्ट है, सॉल्ट है मेटल के साथ, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन है, मेटल उसमें है, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट साइड बनेगा वो एक सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बन जाएगा और मेटल बी जो है वो बाहर हो जाएगा। यानी अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये आयरन है, इधर ये कॉपर सल्फेट है जो कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, आयरन देखेंगे अगर रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं इस चीज को जूम करूं, यहाँ पे जूम करूं, एक सेकेंड, हाँ, जूम करूं एंड देन उसके बाद मैं आपको इस साइड जाके दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, इस साइड अगर मैं जाके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे कि कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको कि आयरन देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे है और कॉपर देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे है, यानी लिस्ट रिएक्टिव के तरफ आपका है कॉपर। यानी आयरन जो है वो कॉपर से देखिए कितना ऊपर है, यानी आयरन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया, यानी जिसको हम बोलते हैं काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल। यानी आयरन जो एक तरह से बोले तो कॉपर से ज्यादा मजबूत है, ठीक है। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को मार के भगाएगा, भाग यहाँ से, भागता है कि नहीं, ठीक है, और उसके जगह पे वो खुद जाके बैठ जाएगा और आयरन को लात मार के भगा देगा, यानी उसको डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि आयरन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव या फिर मोर रिएक्टिव मेटल होता है, किससे, कॉपर से। इसलिए जो है वो आयरन जो है वो कॉपर को मार के भगा देता है और खुद उसके जगह पे आ जाता है, और इसी चीज को, इसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सिमिलरली उसी तरह से अल्युमिनियम और जिंक जो है, इसमें क्या होता है, जो जिंक है वो डिस्प्लेस कर देगा आपको, किसको,
अल्युमिनियम और जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, किसके सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। यानी ये अल्युमिनियम का रिएक्शन है कॉपर सल्फेट में, अल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। आप इसमें देख लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज में, देखिए कॉपर कहीं यहाँ पर है और अल्युमिनियम देखिए कहाँ है, अल्युमिनियम कहीं यहाँ है जहाँ मैं रेड से कर रहा हूँ। तो देखिए कितना आपका मोस्ट रिएक्टिव है अल्युमिनियम कॉपर से। तो फिर से अल्युमिनियम जो है वो क्या करेगा, कॉपर को जो है वो मार के भगाएगा, उसके जगह पे कूदा जाएगा, अल्युमिनियम सल्फेट बना लेगा, कॉपर बेचारा बाहर हो जाएगा। जिंक का देखिए, जिंक का सेम वही है, जिंक जो है वो कॉपर को मार के बाहर भगाएगा, उसके जगह पे कूद आ जाएगा। ठीक है, यही है आपका सिंपल सा। देन उसके बाद और देखते हैं तो क्या है कि इन द ऑल अबव एग्जांपल आयरन, अल्युमिनियम, जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आपको यार रिएक्टिविटी से ही देख लिए तो आपको पता चल ही गया। यही रीजन है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाई डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, क्यों डिस्प्लेस हो रहा है कॉपर सॉल्ट सोल्यूशन से, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्यों डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि कॉपर लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, इसलिए वो डिस्प्लेस हो जा रहा है वहां से। अब देखते हैं कॉपर का, अगर मैं देखूं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में, तो यहाँ से वही सेम चीज है। इस बार कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, एजी से। रिएक्टिविटी सीरीज का अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए सिल्वर कहीं यहाँ है, इस जगह पे है, और कॉपर कहीं इस जगह पे है, यानी इस बार कॉपर मजबूत निकला सिल्वर से। तो क्या करेगा, कॉपर जो है वो सिल्वर को मार के भगाएगा और उसके जगह पे खुद आ जाएगा, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, सिल्वर बेचारा रोता हुआ बाहर निकल जाएगा। चलिए सर जी, मजा आ गया, मजा आ गया सर, क्या पढ़ा रहे हैं आप। सेम चीज फिर वही यहीं पे आप वो चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। उसी तरह ये सिल्वर का अगर मैं कॉपर के साथ देखूं तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिएक्शन सर जी, क्यों नहीं होगा? अरे यार अभी मैंने आपको बताया कि कॉपर जो है वो मोस्ट या मोर रिएक्टिव मेटल होता है किससे, सिल्वर से। अभी हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है। तो यार ये सिल्वर इसको मार के कैसे भगाएगा, इसको सिल्वर जब कॉपर को मारने जाएगा तो कॉपर तो पहले से मजबूत है, वो कहेगा अच्छा आओ बेटा आओ समझाते हैं तुम्हें, और उसको कहीं कोने में ले जाके समझाएगा बढ़िया से, और उसको कहेगा भागता है कि नहीं यहाँ से, और बेचारा कॉपर अपने जगह पे रह जाएगा। यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी इनके बीच में क्या कहें रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यानी सिल्वर जो है वो आपको कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उसी तरह से गोल्ड का अगर कॉपर के साथ देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ पे देखिए गोल्ड कितना नीचे है, सबसे नीचे है, और बेचारा कॉपर देखिए कहाँ है। ठीक है, यानी सर जी इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो मैं कहूँगा हाँ सही पकड़े आप, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो समझ गए होंगे कि हम लोग नो रिएक्शन कैसे पहचानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज से ही हम लोग पहचान जाएंगे कि वो नो रिएक्शन होगा, यानी उसमें रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। यहाँ अल्युमिनियम है, यहाँ कॉपर है, यार अल्युमिनियम कैसे कॉपर जो है वो कैसे अल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, आपको पता ही है यार कॉपर काफी जो है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है एल्युमिनियम से, तो यार फिर से वही नो रिएक्शन यहाँ भी हो जाएगा। चलो सर मजा आ गया। तो हम लोगों ने मेटल्स के बारे में काफी रिएक्शन जो है वो पढ़ लिए और उसका प्रॉपर्टी सारा चीज देख लिए। अब हम लोग नॉन मेटल के ऊपर जो है बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो सर मजा आ गया। नॉन मेटल का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल दोनों का एक साथ में। आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ये सारा चीज पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट, अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया है नॉन मेटल का डिफिनेशन। नॉन मेटल एक एलिमेंट होता है, एक पदार्थ होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, और ना ही वो मेलिएबल होता है और ना ही वो डक्टाइल होता है, उसी को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। ये सारा डेफिनेशन आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम्पल है कॉपर सॉरी कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियोन, आर्गन, ये सारे क्या है नॉन मेटल्स यहाँ पे हैं। अब देखिए नॉन मेटल क्या करता है। नॉन मेटल तो एक एलिमेंट है ही, इस पे निगेटिव आयन होता है। निगेटिव आयन का मतलब माइनस चार्ज इस पे लगा हुआ रहता है। जैसे हम देखें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के ऊपर देखेंगे तो -2 चार्ज लगा रहता है, यानी निगेटिव चार्ज लगा है, यानी ये सर क्या है, ये सर नॉन मेटल है। ठीक है, सो क्यों निगेटिव चार्ज लगा रहता है, क्योंकि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक मैं कहानी आपको सुनाऊं तो एक यहाँ पे बंदा है जो काफी अमीर है, क्या है, ये काफी रिच पर्सन है, काफी रिच पर्सन है, और एक यहाँ पे ये बंदा है जो काफी काफी बेचारा क्या है पुअर पर्सन है।
काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसके पास बेचारे के पास पैसा बहुत कम है या फिर है भी नहीं। ठीक है, तो इसके पास जब बहुत ज्यादा पैसा है तो इस गरीब को जब देखेगा ये, तो ये इसको क्या करेगा, अपना कुछ जो है वो पैसा इसको लोन पे दे देगा, उधार पे दे देगा कि जाओ भाई तुम उससे कुछ अपना दुकान खोल लो, कोई बिजनेस खोल लो, और बिजनेस जब आपका बढ़िया हो जाएगा तो फिर वो पैसा मुझे क्या कर देना, लौटा देना। ठीक है, तो जब ये इसको पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है इसको लोन, तो ये बेचारा जो रिच पर्सन है ये तो घाटे में नहीं जा रहा है, पैसा दे रहा है इसको। तो जब ये रिच पर्सन पुअर को पैसा दे रहा है तो ये तो घाटे में नहीं जा रहा है। तो अब आप याद रखेंगे कि जब भी कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को या फिर नॉन मेटल यानी किसी भी एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन या फिर अपना पैसा देता है तो वो घाटे पे नहीं जाता है, वो फायदे में जाता है, क्योंकि उससे फिर लेगा भी तो, यानी वो फायदे में जा रहा है तो उसके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज बनेगा। यानी जब भी कोई अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज जो है वो क्या होगा, बनेगा। और जो पैसा ले रहा है या फिर जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब उसको भाई देना भी तो है फिर उसको, यानी देना है, यानी भाई वो अभी तो घाटे में जा रहा है, पैसा ले रहा है यानी लोन में जा रहा है, वो काफी उसके ऊपर कर्जा हो जाएगा, यानी वो घाटे में जाएगा। यानी जो भी मेटल या फिर जो भी नॉन मेटल, जो भी नॉन मेटल या फिर जो भी मेटल जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो बेचारा क्या होगा, वो घाटे में जाएगा, यानी उसके ऊपर क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज जो है वो बन जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे लेने और देने का फॉर्मूला। ठीक है, जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो ले रहा है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज जो है वो बन जाता है। चलो, सो नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है मेटल से, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी बोल देते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सारे कहानी। अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नॉन मेटल्स का। ठीक है, नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं क्या है। सो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है, काफी ज्यादा हार्ड होता है वो। सो नॉन मेटल जो है आर नॉट हार्ड, रैदर दे आर जनरली सॉफ्ट। सो नॉन मेटल जो है अगर देखें तो हार्डनेस के बारे में अगर मैं देखूँ नॉन मेटल का, तो वो मतलब काफी ज्यादा हार्ड जो है वो नहीं होते हैं, जनरली वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होता है उनके बीच में, यानी डायमंड जो है वो काफी हार्ड मेटल होता है, तो डायमंड का एक्सेप्शन याद रखेंगे। नॉन मेटल काफी जो है सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्सेप्शन में बात करूं तो जो डायमंड है वो काफी ज्यादा हार्ड मेटल होता है, हार्डेस्ट मेटल होता है डायमंड नेचुरली। ठीक है, अगर उनका स्टेट के बारे में देखें, यानी वो फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, यानी सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में पाया जाता है, कौन सी स्टेट में नॉन मेटल पाए जाते हैं, तो नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही पाए जाते हैं। लस्ट्रस में बात करें तो कैसा होता है, तो डल लस्ट्रस होता है, काफी ज्यादा वो जो है साइन नहीं करते हैं, काफी ज्यादा वो चमकते नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन में भाई डायमंड है और आयोडीन है, वो काफी ज्यादा लस्टर होते हैं। सोनरिटी में बात करें कि साउंड कैसा होता है इनका, तो सोनरस जो है वो नॉन मेटल नहीं होते हैं, सोनरस जो है वो नॉन मेटल नहीं होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस ए टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हीट, यानी उसको हीट करने पे वो जो है साउंड जो है साउंड करते हैं, लेकिन मेटल जैसा साउंड यानी काफी तेज साउंड जो है वो नहीं कर पाते, यानी उसमें सोनोरिटी नहीं होता है। कंडक्शन का बात करें, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो काफी बैड कंडक्टर होते हैं हीट का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का नॉन मेटल। ग्रेफाइट जो है आपका क्या है, अगर मैं देखो ग्रेफाइट का, तो विच इज एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होता है हम लोग नीचे पढ़ेंगे। सो ग्रेफाइट विच इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का जो है वो एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, जो कि एक्सेप्शन के हिसाब से देखें तो ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल होते हुए भी वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो भाई देखो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा होते हैं और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी चीज आप याद रखेंगे। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा होते हैं और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा खा भी लेता हूँ आपको पढ़ाते समय, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, चलो, तो कंडक्शन के बारे में आप समझ गए होंगे कि ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं मेलिएबिलिटी और डक्टाइल के बारे में। तो ये मेलिएबिलिटी और डक्टाइल के नेचर में देखें तो नॉन मेटल हमेशा ब्रिटल होते हैं, टूटते रहते हैं, यानी टूट जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में देखें तो जनरली जो है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है।
डेंसिटी देखे तो काफी लो होता है, कलर देखे तो बहुत सारे कलर होते हैं नॉन मेटल्स के। ये हो गया इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन कार्बन जो है इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के फॉर्म में जो है वो कार्बन आपको देखने को मिल जाता है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो काफी ज्यादा लस्टर होता है, यानी शाइनिंग सरफेस होता है उसका, ये सारे एक्सेप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। डायमंड जो है वो एक नॉन मेटल है लेकिन काफी ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सारे एक्सेप्शन आपको यहाँ पे एक जगह लिख दिए गए हैं। अब इनके हम किस पे पढ़ते हैं सर? नॉन मेटल के आप केमिकल प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। सो नॉन मेटल का रिएक्शन अब हम लोग ऑक्सीजन के साथ देख रहे हैं तो कैसा होगा। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जैसे एग्जांपल अगर देखें यहाँ पे, तो ये रहा कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पे हो गया नॉन मेटल, यानी कि यहाँ पे देखें तो नॉन मेटल कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म हो गया और हीट भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है। चलो सर, सो यहाँ पे आपका हीट प्रोड्यूस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कि व्हेन कार्बन इज बर्न इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, यानी हम कार्बन को जलाएं लेकिन काफी कम मात्रा में, यानी कार्बन को हम अगर हम उस जगह पे जलाएं जहां पे काफी कम मात्रा में हवा है, एयर है, तो भाई साहब वो काफी जहरीली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। काफी जहरीली गैस में यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक कहानी मैंने सुना था, ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो वहां पे मेरे को एक सर ने कहानी सुनाया था कि एक रूम में जो है एक बंदा जो है वो रात के समय में खटिया पे सोया, ठीक है, ये खटिया था, इस पे बेचारा ये सोया, ठीक है, ये यहाँ पे अपना सो रहा है। सोने से पहले इसने क्या किया कि खटिया के नीचे जो है और सारा जितना भी इसके घर में खिड़की उड़की था वो सारे चीज बंद कर लिया। और सोने से पहले ये क्या किया कि खटिया के नीचे जो है वो ठंडी के दिन थी भाई, तो ठंडी के दिन में इसने क्या किया कि खटिया के नीचे जो है वो लकड़ी उकड़ी जला करके और कोयला वाला जला करके और ये सो गया। अब इसके रूम के अंदर जितने भी हवा थे, जितने भी एयर था वो सारा जल गया, गर्म हो गया, जल गया। अब एयर तो है नहीं अंदर, तो अब यहाँ से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है ना, अब इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकल रहा है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से नहीं निकल रहा है, बल्कि अब तो अंदर एयर है ही नहीं, एक्सेस मात्रा में एयर है नहीं, सफिशिएंट मात्रा में, अब इनसफिशिएंट मात्रा में एयर हो गया। अब वो इनसफिशिएंट मात्रा में एयर जल रहा है। अब इनसफिशिएंट मात्रा में जब एयर जलेगा तो भाई कौन सा गैस बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो भाई साहब जब सुबह हुआ तो ये भाई साहब का अगला सुबह हुआ ही नहीं। सबका तो अगला सुबह हुआ लेकिन इन भाई साहब का अगला सुबह हुआ ही नहीं, यानी इनका डेथ हो गया। समझ गए क्यों डेथ हुआ? क्योंकि इनके घर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया जो कि काफी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगर हम इसको इनहेल करें ना तो काफी ज्यादा हमको प्रॉब्लम हो सकती है, घुटन हो सकता है। कैसे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड? जब कार्बन का दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो भाई ये हीट के चक्कर में इनका जो है हीट ही निकल गया। चलो, सल्फर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब हम सल्फर का रिएक्शन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है। सल्फर कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, यानी सल्फर को जैसे ही हम एयर में लाएंगे ना, यानी ये मान लो ये सल्फर है, ठीक है, ये एक लिक्विड सब्सटेंस में इसको रखा जाता है पोर करके, यानी इसको रखा जाता है स्टोर करके। जैसे हम इसको हवा में ले आएंगे ना तो इसमें आग लग जाता है। ठीक है, तो सल्फर जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पे बन जाता है। हाइड्रोजन का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो भाई सबको पता है वाटर बनता है। चलो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है भाई? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब भाई एसिडिक नेचर ही शो कर रहा है तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा? रेडी में तो कन्वर्ट करेगा। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनता है और इसका फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा गया है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो H2CO3 होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, इसका भी फॉर्मूला पूछा गया है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है भाई, ये भी याद रखेंगे, यानी यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जो है वो बनता है।
देन सल्फर ट्राइऑक्साइड का जब हम लोग वाटर के साथ करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। यानी एक तरह से बोले तो ये यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनने का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये आपका यहाँ पे प्रोसेस दिया, अगर आपके एग्जाम में प्रोसेस आ जाए, ज्यादा हार्ड ही पेपर बनाना अगर उसको हो तो प्रोसेस दे दे तो आप इस प्रोसेस को याद रख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। चलो सर, देन सेकेंड हमारा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन होगा? सो नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेंगे, सो नॉन मेटल क्लोराइड जो है आपका यहाँ पे बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसको क्लोरीन के साथ किए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। यहाँ पे फॉस्फोरस का रिएक्शन क्लोरीन के साथ किए तो यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी 3 क्लोरीन यहाँ पे बन गया। सो इस तरह से आप कर सकते हैं रिएक्शन। तीसरा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, यानी नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो कोवलेंट हाइड्राइड जो है वो बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन का जैसे सल्फर के साथ करें, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का रिएक्शन नॉन मेटल सल्फर के साथ करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ करें तो अमोनिया जो है आपका बन जाता है, NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। चलो, सो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, याद रखेंगे नॉन मेटल ना ही वाटर से ना ही वाटर के स्टीम से जो है वो रिएक्ट करता है, और उसके बाद रिएक्ट नहीं करता है, और रिएक्ट ही जब नहीं करेगा तो भाई वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही नहीं, ठीक है। यानी नॉन मेटल जो है वो कभी भी वाटर से या फिर स्टीम से रिएक्शन नहीं करता है। चलो, सो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ये भी याद रखेंगे यार। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, मतलब फार्मूला फार्मूला नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है, इनको याद रखेंगे। वन वर्ड में यानी एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि नॉन मेटल क्या रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आप बोलेंगे कि वो रिएक्ट नहीं करता है। क्या नॉन मेटल रिएक्ट करता है वाटर या फिर उसके स्टीम से, तो आप बोलेंगे रिएक्ट नहीं करता है। चलो, देन अब पढ़ते हैं रिएक्शन विथ, रिएक्शन जो है मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटल नॉन मेटल दोनों का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? सो मेनी मेटल जो है फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड्स, यानी मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन करेंगे तो वहां पे आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है। यानी अब हम लोग धीरे धीरे आयंस के ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन द रिएक्ट विथ नॉन मेटल, यानी मेटल जब रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ तो वहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। सो जो भी वहां पे कंपाउंड फॉर्म होगा मेटल नॉन मेटल के रिएक्शन से, उस कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड जो है वो कहते हैं। सो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स को समझने से पहले, आयनिक कंपाउंड को समझने से पहले हम लोग आयनिक में का आयन को समझ लेते हैं कि आयन किसको कहते हैं। सो आयन मतलब हो गया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा हो जिसपे निगेटिव चार्ज लगा हो उसी को हम लोग आयन कहते हैं। आयन कहते हैं जिस एटम के ऊपर लगा हो उसको हम लोग आयन कहते हैं। सो आयंस आर फॉर्म बिकॉज ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, यानी ये पॉजिटिव चार्ज किसी मेटल के ऊपर कब बनेगा या फिर किसी एटम के ऊपर कब बनेगा? जब वो किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, या और निगेटिव चार्ज कब बन रहा हो? जब वो उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा हो किसी से, तभी बनता है। मैंने आपको पहले समझाया कहानी के रूप में। सो क्या होता है? आयंस कब फॉर्म होता है? जब वो लॉस या फिर गेन कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को। सो एटम्स फॉर्म आयन ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, यानी एटम जो है वो आयन जो है वो कब देता है या फिर कब लेता है? जब उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना हो। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना हो? अचीव करना हो। यानी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है नोबल गैस के कहाँ कहाँ पे होता है? या तो दो उस पूरे पूरे हो जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जब हम लोग वैलेंसी निकालते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले वैलेंस सेल को कहते हैं वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि वैलेंस सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो या तो 2 बज जाए या फिर 8 बज जाए या फिर 18 बज जाए। यार के एल एम पढ़े हो ना, के एल एम एन, इस तरह से हम लोग वैलेंसी निकालते हैं, 2 8 18 32, इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जिसमें जिसके लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन में जितना बचता है ना उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लो हमने सोडियम का निकाला, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका जब हम लोग के एल एम करके निकालेंगे के एल एम, सो 2 हो गया पहले वाले में, दूसरे वाले में 8 हो गया, अब बचा कितना? तो 8 और 2 मिलके 10 तो होंगे, बचे एक, तो एक यहाँ पे। तो लास्ट वाला जो ये है ये आपका हो गया वैलेंस सेल, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग वैलेंस सेल कहेंगे, वैलेंस सेल। और इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन बचा है इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है, समझ गए? अब देखो,
अब हम क्या बोले कि नोबल गैस को प्राप्त करने के लिए जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 2 या फिर 8 या फिर 18। तो वैलेंस शेल में भाई यहाँ पे तो 1 है, अब यहाँ पे हम 2 या 8 या 18 बना लेंगे। तो या तो ये मेटल जो है सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या फिर ये जो इसके लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ये किसी को दे दे, तो फिर इसके बाद वैलेंस शेल इसका लास्ट में फिर ये बच जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो ये क्या करेगा, तो ये सोचेगा सोडियम तो भाई अगर हम किसी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो यार हम तो लोन पे चले जाएंगे, हम तो घाटे में चले जाएंगे, इससे बढ़िया है कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, तो मेरा नाम भी हो जाएगा कि भाई हमने किसी को लोन दिया है, और वो मेरा नाम भी जपता रहेगा और मेरा भी एक काम हो जाएगा, मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊंगा। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा तो ये वाला पूरा यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से पूरा हट जाएगा, ठीक है, यानी एम सेल यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम का जो वैलेंस सेल हुआ, अब यहाँ पे सोडियम का जो वैलेंस सेल हुआ वो कौन सा हो गया, अब सोडियम का वैलेंस सेल ये वाला हो गया, यानी लास्ट वाला जो बचता है उसी को वैलेंस सेल कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब सोडियम दे देता है तो उसका वैलेंस सेल अब कौन बच गया, एल वाला बच गया जिसमें 8 है, और 8 का मतलब है कि वो नोबल गैस में आ गया है सोडियम। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज लग जाता है, ठीक है, और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे है क्या है, सारा कहानी मैं आपको बता दिया हूँ। सो पॉजिटिव आयंस, द पॉजिटिव आयंस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यार सब चीज मैंने आपको पहले बता दिया है। फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव आयंस, यार सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो वहां पे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है बन जाता है। मैग्नीशियम जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसके ऊपर +2। अब भाई मैग्नीशियम क्यों नहीं 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम कितने पे आता है, तो सोडियम मैग्नीशियम 12 पे आता है, सोडियम का मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का अगर मैं देखूँ क्या चीज क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक नंबर, तो 12 पे आता है सोडियम, 12 पे आता है, तो इसका जब मैं वैलेंसी निकालूंगा KLMN करके, सो 2 8, 8 और 2 10 तो हो गए, बचे 2, यानी वैलेंस सेल ये बना इसका और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, किसी को दे करके ये आपका क्या करेगा, किस में आ जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ये किसी को ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को जब ये देगा तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा, +2 ही तो आएगा। समझ गया क्यों नहीं इस पे +1 बना, यही कारण है। चलो निगेटिव आयंस के बारे में देख लेते हैं। सो निगेटिव आयंस फॉर्म बिकॉज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया, तो वही सेम चीज है, KLMN करके देख लेंगे। क्लोरीन जो है Cl जो है वो 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, सो 2 और 8, 8 2 10 हो गया, बचे 7। तो यहाँ पे लास्ट वैलेंस सेल में जो है वो कितना बचा, 7। अब ये क्या करेगा, एक इसको चाहिए या फिर ये 7 किसी को दे दे, यार 7 इलेक्ट्रॉन जब ये क्लोरीन किसी को दे देगा, 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भाई ये ज्यादा घाटा में नहीं चला जाएगा। अब बताओ किसी का किस कोई एक अमीर व्यक्ति है जिसके पास 1 करोड़ जो है, सॉरी 1 लाख रुपया है, अमीर व्यक्ति मान लो अमीर है, 1 लाख उसके पास रुपया है, कोई इसके पास लोन लेने आया है, कहा कि भाई हमें 90,000 रुपया दे ही दो, तो वो क्या करेगा, वो 90,000 दे देगा उसको, समझ गए, फिर वो तो गरीब हो जाएगा ना, फिर पता चला ये इसको लोन चुकाया ही नहीं, तो फिर तो वो गरीब हो जाएगा। तो वो तो पूरा पूरा उसको देगा नहीं, कहेगा भाई थोड़ा ही मांगो ना यार, 5,000 10,000 रूम से मांग सकते हो, 90 तो नहीं देंगे, ठीक है। तो यानी क्लोरीन कहेगा भाई 7 इलेक्ट्रॉन तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो क्या करेगा, अब ये सोचेगा भाई 7 इलेक्ट्रॉन देने से बढ़िया है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, यही कारण है कि इसके ऊपर एक चार्ज बन जाता है क्लोरीन के ऊपर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैं कहानी के रूप में आपको समझाते चला जा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए सारा चीज। चलो सो आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, अब आयनिक बॉन्ड देख लेते हैं किसको कहते हैं। सो आयनिक बॉन्ड जो है फॉर्म्ड कैसे फॉर्म होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी मेटल से नॉन मेटल में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मेटल गेट्स पॉजिटिव चार्ज, मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है, क्यों, क्योंकि वो ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज बनता है, क्यों, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी लेते हैं। अदर वर्ड में कहें तो बॉन्ड जो है फॉर्म होता है बिटवीन पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में, और उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं।
एक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन में जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, सो टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, जब आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, पॉजिटिव निगेटिव बोथ आयंस मस्ट बी कंबाइंड, एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट है NaCl, इसको जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि इन सोडियम क्लोराइड में, सोडियम इज ए मेटल, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। अब देखते हैं सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सो KLM, K में 2 हो गया, L में 8 हो गया, M में 1 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किसको देगा, वही बचा है, क्लोरीन ही बचा है। सो इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, एक बचे हैं। अब उसी तरह से क्लोरीन 17 पे आता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का देखेंगे वैलेंसी तो KLM भाई साहब आउटर मोस्ट सेल में 7, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7, यानी आउटर मोस्ट सेल में 7 है, ये इलेक्ट्रॉन किसी से एक ले ले तो ये वैलेंसी जो है वो क्या नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पे एक 7, या फिर उल्टा बना लेते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, कलर चेंज करके यहाँ पे हम एक ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए सोडियम के पास, तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में ये 7 इसलिए बनाया क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने यहाँ पे 7 डॉट बनाया है। उसी तरह से सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, एक ही बचा था, तो यहाँ पे एक क्रॉस बना देते हैं। अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इसको दे देगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका पूरा देखिए, पूरा इसका कितना हो गया, पूरा 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो बन गया। और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो यहाँ पे इसका जो है बचा हुआ जितने भी थे वो सारे 8 हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, NaCl, ये बॉन्ड इस तरह से दिखेगा। और इसी बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या फिर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा कि Na+ और Cl- इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे देख सकते हैं ये NaCl बन गया, Na+ Cl- इस तरह से, और यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। चलो अब जो भी मैंने आपको समझाया है वो सारा यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है, आप समझ लेंगे क्या है कैसे है। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बोल के समझाया है ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार। मैं यहाँ पे ऐसे एक बार रोक देता हूँ, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए क्या लिखा है, जो मैं बोला हूँ बस वही यहाँ पे लिखा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सेम जो मैंने बताया है उसी तरह से आपका पोटेशियम क्लोराइड का भी सेम इसी तरह से होगा। चलो अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आयनिक आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। मैं वन शॉट में लाया हूं, हर एक चैप्टर केमिस्ट्री का आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का केमिस्ट्री का वन शॉट मिल जाएगा। और हाँ, चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आप दूसरा चैप्टर देखें, चैप्टर पढ़ने के बाद प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाए, सैंपल पेपर जो आपका लॉन्च हुआ है CBSE की तरफ से उसको बनाए, देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट में जो है आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसमें कमेंट कीजिए कि सर मुझे जो है वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है मुझसे, तो मैं एक काम करूंगा क्वेश्चन सीरीज भी साथ साथ में चलाता रहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज भी मैं चलाता रहूंगा, जैसे नए पैटर्न पे आपको सैंपल पेपर में दिख रहा है उस पैटर्न पे, ठीक है। तो आप प्लीज कमेंट करें, वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट भी करें कि आपको समझ में आ रहा है, तो कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी प्लीज कमेंट में करें, ताकि हमें भी यार, देखो कमेंट आप लोग का नहीं आता है तो हम सोचते हैं कि यार आप लोग वीडियो देखे कि नहीं देखे, या फिर एक बार चालू करके 2 मिनट देख के काट दिए, या फिर क्या किया, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मेरे दिमाग में फिर ये चीजें चलने लगती हैं, समझ गए। अगर आप कमेंट करेंगे वीडियो को देख करके
कि हाँ सर बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, इस तरह का वीडियो और लाइए प्लीज़, और जल्दी जल्दी लाइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक सप्ताह में 2 या 3 वीडियो, 3 या 4 वीडियो तो मिल ही जाए, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो यार मेरा भी मोटिवेशन जो है ना वो डाउन हो जाता है कि बच्चे देखते ही नहीं हैं या फिर क्या करते हैं यार, पता ही नहीं चलता है कुछ, समझ गए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए। अब हम लोग बढ़ गए अपना आयनिक कंपाउंड के ऊपर, आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या कहता है। सबसे पहला आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है। याद रखेंगे आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, सॉलिड होता है। देन आयनिक कंपाउंड जो है वो ग्रेटर फोर्स होता है, काफी ज्यादा फोर्स जो है वो आयनिक कंपाउंड में होता है, काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड में। क्यों होता है, क्योंकि आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। अब भाई पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब एक साथ ही रहेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, काफी ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन होता है। ये चीजें आप याद रखेंगे, उम्मीद है समझ गए। चलो, सो आयनिक कंपाउंड इसलिए सॉलिड होते हैं। सो आयनिक कंपाउंड, अब भाई सॉलिड है तो टूटेगा ही, तो ब्रिटल होगा, याद ही रखेंगे आप। चलो द नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस जो है वो ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि आयंस इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है, क्यों, क्योंकि ये इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड का, इसलिए इन जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये भी ज्यादा होता है। चलो नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड जो है जनरली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, दोनों एक साथ है। अब जैसे हम इनको वाटर में डालेंगे तो वाटर क्या करता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जा जाकर बैठ जाता है और इनको जो है इनका जो अट्रैक्शन है वो कम कर देता है, इनके बीच में जा जाके ये बैठ जाता है, इनका अट्रैक्शन कम कर देता है, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, ये इधर भाग जाता है, ये इधर भाग जाता है और ये टूट जाता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। चलो, आयनिक कंपाउंड आर जनरली इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे किरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, इस सब में ये इनसोल्यूबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में भाई इलेक्ट्रॉन ही जब एक जगह से दूसरी जगह जो है क्या करते हैं, मोशन नहीं करेगा, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी कैसे मोशन करेगा। इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जो है आपका क्या करता है, कंडक्ट करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करें। लेकिन सॉलिड है, पहले से ही आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, सॉलिड में भाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पे बैठे रहते हैं, घूमते ही नहीं है कहीं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा। चलो, द सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब देखो, अब किस आयनिक कंपाउंड को हम लोग वाटर में डालेंगे तो वाटर में डिजोल्व हो गया आयनिक कंपाउंड। अब वाटर में जब डिजोल्व हो गया यानी इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्रीली फ्री हो गया, अब मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा, सिंपल सी बात है भाई। क्यों, क्योंकि आयन जो प्रेजेंट है सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड का फैसिलिटेटेड ऑफ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है वो मूव करने लगता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। जो मैंने समझाया वही लिखा है। चलो, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, यानी मोल्टन स्टेट में भी जो है आयनिक कंपाउंड जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उम्मीद है चाचा आप समझ रहे होंगे। चलो भाई, अब आते हैं रोस्टिंग, ये भी आपके जो है एग्जाम में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। सो रोस्टिंग किसको कहते हैं, तो हीटिंग ऑफ सल्फाइड और, सल्फाइड और मतलब SO2 SO4, ये सल्फाइड और होते हैं जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन दोनों। सो सल्फाइड और यानी जिसमें सल्फर का और हो उसको सल्फाइड और कहेंगे। सो जब हम लोग हिट करते हैं सल्फाइड और को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसी ना किसी एक ऑक्साइड में, और उसी को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। यानी जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको जब मैंने एयर के प्रेजेंस में किया और इस पे हीट दिया तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और इधर आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बन गया, तो यही आपका क्या हो गया, रोस्टिंग, इसी को हम लोग कहते हैं। अब कैल्सिनेशन किसको कहते हैं, तो हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और, यानी रोस्टिंग उसको कहते हैं जिसमें सल्फाइड और होता है, कैल्सिनेशन उसको कहते हैं जिसमें कार्बोनेट और होता है। यार सी से कार्बोनेट हो गया, यहाँ रोस्टिंग का तो कुछ बन नहीं रहा है, तो याद याद रखेंगे, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, रोस्टिंग सल्फर और, ठीक है।
तो जिस पे हम लोग कार्बोनेट ओर को अगर मैं हीट करता हूँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से, तो वो जो है किसी एक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं। बस इतना ही है। इनके बीच में अगर डिफरेंस आ जाए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में, तो आप बोल सकते हैं कि कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और होता है, रोस्टिंग में सल्फाइड और होता है। कैल्सिनेशन में जब हम लोग हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन के साथ, कैल्सिनेशन में सल्फाइड में भी हम लोग जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो है वो हीट करते हैं। अब यहाँ पे जो है CO2 गैस रिलीज होता है और मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और यहाँ पे SO2 गैस रिलीज होता है क्योंकि इसमें सल्फर है और इसमें कार्बन है, इसलिए इसमें CO2 बना, इसमें SO2 बना। और यहाँ पे इनका रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन को आप देख लेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोनों का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, इसको हीट किए तो जिंक ऑक्साइड में बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे फॉर्म हो गया। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट और है, जैसे इसको हीट किए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। चलो, तो ये यहाँ पे हम लोग का बढ़िया से कंप्लीट हो गया। क्रोजन किसको कहते हैं, ये भी आपके इस बार दिया है पेपर में, क्रोजन भी। सो मोस्ट ऑफ मेटल कीप द रिएक्टिंग विथ एटमॉस्फेरिक एयर। भाई आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो भी रिएक्ट करता है, क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर है, तो वो भी मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक लेयर जो है मेटल के ऊपर जो है वो कवर कर देते हैं, और उसी कवरिंग मेटल को हम लोग कहते हैं रस्ट, ठीक है, या रस्टिंग। और उस पर जो जंग लग जाता है वो क्रोजन ही होता है। सो इन द लॉन्ग रन, बहुत समय बाद जो है अंडरलेइंग एक लेयर बन जाता है मेटल के ऊपर, गेटिंग लॉस्ट ड्यू टू क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड में और सल्फाइड में जो है या फिर कार्बोनेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी चीज को हम लोग कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का मैंने आपको पहला चैप्टर में भी समझा रखा है सारा चीज। इसमें रिजल्ट ये निकलता है कि जो मेटल है वो धीरे 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 खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कोरोजन है वो खा जाता है उस मेटल को, जंग लग जाता है, जिसको जंग कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। कोरोजन का जो है वो एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन आयरन आर्टिकल्स लाइक जैसे गेट हुआ, ग्रिल हुआ, फेंसिंग हुआ, ये सब जो है कम्स इन कांटेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर आ जाए, गेट ग्रिल ये सब चीजें, जिसको एयर होता है, मॉइस्चर में जो एयर होता है उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो जो अपर लेयर है मेटल का, जो अपर लेयर है या फिर आयरन का जो अपर लेयर है, वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, और आयरन ऑक्साइड का कलर ब्राउन रेड होता है, जिसको हम लोग जंग कहते हैं कि भाई जंग लग गया है इसके ऊपर, कलर उसका ब्राउन रेड होता है जो, और इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं, मैंने आपको पहले ही समझाया, और इसी फिनोमिना को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इफ रस्टिंग इज नॉट प्रेजेंट इन टाइम, अगर रस्टिंग जो है अगर प्रेजेंट ना हो उस समय पे, तो द होल आयरन आर्टिकल वुड टर्न इनटू आयरन ऑक्साइड, तो जो टोटल आयरन ऑक्साइड अगर हम उसको, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम रस्टिंग को प्रिवेंट ना करें, बचाए नहीं उस टाइम पे जब उस मेटल में लगना स्टार्ट हुआ है रस्टिंग, जब अगर हम उसको बचाए नहीं, तो पूरे आयरन आर्टिकल को, जैसे गेट है, ग्रिल है, पूरे आयरन आर्टिकल को ये कन्वर्ट कर देगा आयरन ऑक्साइड में, यानी जंग में, और पूरा उसको खा जाएगा, मेटल बचेगा ही नहीं वहां पे। समझ गए, वही यहाँ पे लिखा है। अब भाई ऐसा है तो भाई प्रिवेंट का तरीका बता दो कि भाई हम उसको कैसे रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो हम क्या करें, कांटेक्ट अगर ऑक्सीजन और वाटर के साथ अगर हमेशा हो रहा है आपका आयरन, कोई भी आयरन का चीज है, तो उसको बचाने का क्या क्या तरीका है। पहला है कि उस मेटल वाले पदार्थ को या तो पेंट कर दीजिए, या फिर उस पर ग्रीसिंग कर दीजिए, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए, या फिर एलोइंग उस पर चढ़ा दीजिए, कोई एक एलोइंग जो है चढ़ा दीजिए। ये आपको यहाँ पे 5 तरीके से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपने मेटल पदार्थ को, ठीक है, याद रखेंगे, प्रिवेंट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब ये एलोइंग क्या है सर, एलोइंग क्या है, तो एलोइंग से पहले एलोय समझ लेते हैं, और इससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि एलोय आपको नीचे समझाएंगे। ये लीजिए यहाँ पे आ गया एलोय। सो द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, यानी 2 और 2 से ज्यादा जो है आपका मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी पूरी तरह से जो कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, उसी को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी 2 या 2 से ज्यादा मेटल पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं किसी अदर मिक्सचर में, उसी को हम लोग एलोय कहते हैं। या फिर मेटल है या फिर नॉन मेटल है, ये जो कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है आपके इनके बीच में हो जाता है, उसी को हम लोग एलोय कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है टाइप ऑफ एलोय है, जैसे आपका फेरस एलोय है। फेरस एलोय में फेरस से पता चल रहा है कि इसमें आयरन होगा, आयरन प्रेजेंट होता है फेरस एलोय में। क्या होता है, जैसे
मैंगनीज स्टील है, मैंगनीज स्टील में आयरन 86% होता है, मैंगनीज 13% होता है और कार्बन इसमें 1% होता है, ठीक है। एंड निकेल स्टील में देखें तो निकेल स्टील में जो है आपका आयरन 98% होता है और निकेल 2% होता है, ठीक है। यानी कि दो या दो से ज्यादा मेटल आपस में क्या है, मिक्स है, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे एलॉय। सिंपल सा है, दो या दो से ज्यादा मिक्सचर जो है, दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल मिल करके कोई एक चीज बना है, उसको हम लोग एलॉय कहेंगे। जैसे मैंगनीज स्टील है जिसमें आयरन भी है, मैंगनीज भी है, कार्बन भी है, यानी एक मैंगनीज स्टील बनाने में ये तीन तरह के मेटल और नॉन मेटल जो है यूज हुए हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, ये कैसा पदार्थ है, ये एक एलॉय है। निकल स्टील भी दो आपको चीज से मिलकर बना है, तो हम कहेंगे कैसा है, ये एक एलॉय है। नॉन फेरस एलॉय भी होता है जिसमें एन एलॉय डज नॉट कंडक्ट आयरन, इसमें आयरन नहीं होता है, जिसमें आयरन ना हो उसको हम लोग नॉन फेरस एलॉय बोलेंगे। जैसे ब्रास में आपका कॉपर 80% होता है और जिंक 20% होता है। ब्रॉन्ज मेडल आप देखेंगे, ब्रॉन्ज मेडल में क्या होता है, कॉपर आपका 90% होता है और एशियन जो है आपका कितना होता है, 10% होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सारा चीजें। चलो, एक और टाइप होता है एलॉय का जिसको हम लोग एमलगम बोलते हैं। एमलगम में क्या होता है कि इसमें जो है मरकरी कंडक्ट होता है, यानी इसमें मरकरी प्रेजेंट रहता है एमलगम टाइप ऑफ एलॉय में। जैसे आपका सोडियम एमलगम है जिसमें सोडियम और NH ये आपका NaHG जो है आपका फॉर्मूला होता है सोडियम एमलगम का। जिंक एमलगम, जिंक और Zn और Hg आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। इस तरह के आपके एलॉय पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है एलॉय का, एलॉय का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय का देखें तो एलॉय जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं देन द मेटल से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत सारे मेटल से या फिर नॉन मेटल से मिलकर बने हुए रहते हैं, इसलिए एलॉय जो है वो सिंपल एक मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। विच दे आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। सो दे इट इज हार्ड देन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, यार सिंपल है, नॉर्मल मेटल से वो काफी ज्यादा हार्ड भी होंगे क्योंकि बहुत सारे मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बने हैं। लेकिन मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ये काफी ज्यादा कोरोजन लगने में, यानी इनमें काफी जल्दी जो है वो क्या होता है, कोरोजन लग जाता है, इसको काफी ज्यादा बचा के रखना पड़ता है। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लोअर, मेल्टिंग पॉइंट इनका काफी कम होता है। अगर देखें दूसरे मेटल के हिसाब से तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। एग्जाम्पल देखें जैसे सोल्डर में एशन जो है 80% है, पीबी जो है वो 50% है, यार ये चीज याद रखेंगे सोल्डर का, ठीक है। हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है। अगर सिंपली अगर एक पीवी मेटल देखें और एशियन मेटल देखें, अगर पर्सनली पीवी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट देखें और एशियन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट देखें, तो इन दोनों का मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो काफी ज्यादा कम होगा इन दोनों के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट से, समझ गए। चलो देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जो है वो करते हैं लेकिन काफी कम करते हैं अदर मेटल के हिसाब से देखें तो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट ही हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, आप याद रखेंगे। ब्रास जिसमें 80% कॉपर 20% जिंक, ब्रॉन्ज 90% कॉपर 20% एशन, सोल्डर जिसमें 50% पीवी और 50% एशन, दोनों 50-50 होते हैं। ड्यूरा ड्यूरा देखिए डर अलुमिन, डर अलुमिन, डूर जिसको डर अलुमिन भी बोलते हैं, जिसमें अल्मीनियम 95% है, कॉपर 4% है, मैग्नीशियम 0.5% है और मैंगनीज 0.5% है। स्टील में 99.95% जो है आपका आयरन ही होता है, कॉपर जो है आपका 0.05% होता है। स्टेनलेस स्टील में 74% आपका आयरन हो गया, जो यहाँ पे शेयर है वो आपका 18% हो गया, निकल जो है आपका यहाँ पे 8% हो गया, मैंगनीज में आपका अल्मीनियम 95% है और मैग्नीशियम 5% है। जर्मन सिल्वर, इसको याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर 60% कॉपर जिंक है और निकल कितने कितने परसेंट है आपको प्रेजेंट रहते हैं वहां पे दिया हुआ है। एलॉय ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एलॉय भी पाया जाता है भाई साहब। प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट, सबको पता है यार प्योर गोल्ड 24 कैरेट में पाए जाते हैं। सो गोल्ड इज एलॉय विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर, गोल्ड का एलॉय भी पाया जाता है जिसमें बहुत कम मात्रा में सिल्वर भी प्रेजेंट रहते हैं और कॉपर भी प्रेजेंट रहते हैं उसमें, टू मेक इट हार्ड, गोल्ड को हार्ड बन, क्योंकि आपको पता है कि भाई 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब भाई हमें गोल्ड का गहना बेचना है और गोल्ड का गहना काफी हार्ड होता है, तो वो हार्ड बनाने के लिए उसमें बहुत कम मात्रा में सिल्वर और कॉपर का हम लोग यूज करते हैं ताकि वो हार्ड बने, जिससे हम लोग उसको गहना बना सके, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिए।
उसके बाद बस अब यहीं पे आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नॉन मेटल और मेटल का ये पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है नॉन मेटल और मेटल का, यहाँ पे आपको क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन दिया है। सो मेटल यहाँ पे क्या है, जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेटल यहाँ पे मेलिएबल और डक्टाइल जो है वो होते हैं। मेटल जो है प्रोड्यूस करते हैं साउंड स्ट्रिंग विच कॉल्ड सोनोरस होते हैं। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल जो है वो जनरली 3 फॉर्म्स में होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल जो है वो नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल जो है वो सोनोरस नहीं होते हैं। नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और एक्सेप्शन अगर देखें तो ग्रेफाइट को छोड़, क्योंकि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। ये आपका यहाँ पे डिफरेंस हो गया। उसके बाद ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का। अब यहाँ पे रिवीजन कराया है, ये आपका ये सारा चीज रिवीजन में है। ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। और आप हमें प्लीज बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब ये सारा यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं जो वही है, तो आप प्लीज हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वन शॉट आपको कैसा लग रहा है। अब आपको जो है आगे आपको मिलेगा चैप्टर 4 केमिस्ट्री का, और 4 ही चैप्टर जो है आपका मेरे ख्याल से आ रहा है आपके एग्जाम में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले यार प्लीज कमेंट भी कर देना, लाइक तो कर ही देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है वन शॉट वीडियो। काफी हम लोग जो है अच्छे तरीके से वन शॉट वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। आपका एसिड बेसिस सॉल्ट हो गया, आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा डिटेल में आपका पढ़ा हुआ है, पार्ट बाय पार्ट। उसको क्या करेंगे, उसका भी वन शॉट जो है वो मैं ला दूंगा। और आपका फर्स्ट चैप्टर का हो गया वन शॉट, या फिर अगर अभी वन शॉट जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप वो पार्ट बाय पार्ट वाला देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर का मैंने वन शॉट प्रोवाइड करवा रखा है। थर्ड चैप्टर का ये आपका वन शॉट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फोर्थ चैप्टर आपका एक केमिस्ट्री का बच गया, उसका भी मैं वन शॉट लेके आऊंगा और उसको भी हम लोग वन शॉट में निपटा डालेंगे। आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का झंझट खत्म हो जाएगा, समझ गया। यानी 4 वीडियो केमिस्ट्री समाप्त, 4 वीडियो केमिस्ट्री समाप्त। उसी तरह से आपका आएगा फिजिक्स का भी 4 या 5 वीडियो फिजिक्स समाप्त। बायोलॉजी का तो नहीं कर सकते क्योंकि बायोलॉजी का भी हमारे पास कोई टीचर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचा तो मैथ का भी 2-4 चैप्टर का जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने वाले चैप्टर हैं, ठीक है, उसका वन शॉट वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है, वन शॉट वीडियो। लेकिन अब ये सारे वीडियो टाइम टू टाइम देखने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय